अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम बाकी स्टूडेंट्स के आने तक का इंतज़ार कर लेते हैं। इंशाल्लाह मैं 5 मिनट तक क्लास जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। अभी ये ऑन ही है, मैं बस ब्रेक ले रहा हूँ 5 मिनट की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुजावल, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा क्लास, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज का लेक्चर है वो आपके थीसिस राइटिंग के ऊपर है कि जब आप अपना थीसिस लिख रहे होंगे तो उसको उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है जी। तो थीसिस राइटिंग से पहले मैं कुछ राइटिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो रिटन कंटेंट है ना, ये वीडियो और म्यूज़िक से बहुत पुराना है। जब सिविलाइजेशंस वजूद में आना शुरू हुई थी, जब लोग इकट्ठे रहना शुरू हुए थे, तो वो पत्थरों पे, दरख्तों की छाल पे चीज़ें बनाया करते थे और फिर वहाँ वहाँ से हमारी वोकैबुलरी बनी और हमने लिखना शुरू किया। तो ये बहुत पुरानी हमारे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, लिखना। जो लिखना है ना, वो एक चीज़ का सहारा लेता है जो कि रीडर की इमेजिनेशन है। शायरी अक्सर ऐसे ही करती है। अगर आप कोई भी शेर सुने तो वो बेसिकली आपकी इमेजिनेशन का सहारा लेती है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो सितारे आगे जहाँ और भी हैं, ये जो शेर जब बोला गया तो आपके ज़हन के अंदर सितारों का कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ का कॉन्सेप्ट भी है। तो आपने रीडर की इमेजिनेशन की बेस पे अपने कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया। तो जो राइटर है ना, वो बेसिकली जब लिखता है, वो लिखने के साथ-साथ इस चीज़ का ध्यान रखता है कि उसने अपने रीडर को किस तरह पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक लेकर जाना है, और वो लेकर ऐसे जाना है कि रीडर जब आखिर तक पहुँचे ना, तो वो कहे कि ये बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया थीसिस। पढ़ने में भी आसान था, समझ भी आसानी से आ गया। जो-जो चीज़ें अंदर होनी चाहिए वो सारी मौजूद भी थी। तो लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले अपने रीडर का पर्सपेक्टिव जान सकें। जो चैप्टर 1 है उसके अंदर मैंने यहाँ पे फ्लो शो किया हुआ है कि चैप्टर 1 के अंदर आपको
जो मुझे बेहतर लगता है कि किस तरह हमने रीडर को लेकर चलना चाहिए। जो जब आप चैप्टर 1 लिखना शुरू करोगे, चैप्टर 1 मोस्ट प्रोबेबली सारे लोगों का जो है ना वो इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप अपने एरिया ऑफ रिसर्च को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर आपका एरिया लेट्स सपोज इमेज प्रोसेसिंग है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो कि जी सबसे पहले किसने इमेज प्रोसेसिंग पे काम शुरू किया और फिर किस तरह इमेज प्रोसेसिंग की फील्ड ग्रो की और फिर किस तरह उसके अंदर सब फील्ड्स बनी और ये कितनी बड़ी फील्ड है इस टाइम। आपने वो उस एरिया के ऊपर सारा बात करना है, उस एरिया की मिसालें दे सकते हैं आप, उस एरिया की अचीवमेंट बता सकते हैं आप। आपने अपने एरिया को एक्सप्लेन करना है, लेकिन इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आप ये समझो कि रीडर के नॉलेज में भी इजाफा हो और रीडर अपना इंटरेस्ट लूज भी ना करे, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया या उसको लिख पढ़ने में मुश्किल पेश आई तो रीडर अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा। जो इंट्रोडक्शन ऑफ योर एरिया, इसके आखिरी पैराग्राफ में आप अगले सेक्शन का ना कनेक्शन कायम करेंगे। अगला हमारा सेक्शन है ओवरव्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स के। इस एरिया में लेट्स सपोज इमेज प्रोसेसिंग है, तो इस एरिया में कितनी किस्म की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में सेकंड सेक्शन में, लेकिन आगे जो आपका जो पहला सेक्शन है उसके आखिरी आज सिर्फ पैराग्राफ में आपको थीसिस दा व्यू मिलना था। जो हर सेक्शन है उसके आखिरी की पैराग्राफ के अंदर आपने अगले सेक्शन का कनेक्शन कायम करना होता है। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो है ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स। इमेज प्रोसेसिंग में कितनी किस्म की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं वो आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इमेज प्रोसेसिंग में जी फिल्टरिंग की प्रॉब्लम है, फिर इसमें सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। सेगमेंटेशन के बाद लेट्स सपोज आप अगर गिन सको तो आप 12-13 प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा गिनवा सकते हो वो गिनवाओ वहाँ यहाँ पे। इनमें सारों में ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद आप अगले सेक्शन पे आ जाओ आपके चैप्टर 1 के, वो है कि इन प्रॉब्लम्स में से आप किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। आप कहते हैं जी मैं सेगमेंटेशन पे काम करूँ, तो आपने बताना है कि ये सारी प्रॉब्लम थी बट दिस रिसर्च फोकसेस ऑन सेगमेंटेशन प्रॉब्लम ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। अब सेगमेंटेशन प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए आप अपने कोर पेपर में से डेफिनेशन देंगे, अपने कोर पेपर का रेफरेंस देंगे कि जी ये सेगमेंटेशन की डेफिनेशन, सेगमेंटेशन प्रॉब्लम की डेफिनेशन ये है, ये मैंने इस कोर पेपर में से ली हुई है। आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप ये भी देखें, ये भी बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का कॉज और इफेक्ट, यानी आपने अपनी प्रॉब्लम को कवर करना है यहाँ पे। 1 मिनट क्लास। अच्छा जी, जो योर प्रॉब्लम है आपने इस पे बता दिया कि जी आपकी प्रॉब्लम क्या है और वो किस पेपर से है, आपने वो डिस्कस कर लिया। उससे अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन ये है कि इस प्रॉब्लम को हल करने की टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं। आपने वो सारी टेक्निक्स एक्सप्लेन की कि जी इस प्रॉब्लम को हल करने की ये भी एक टेक्निक है, ये भी टेक्निक है, ये भी टेक्निक, ये भी टेक्निक है। वो सारी टेक्निक्स आपने एक्सप्लेन की। फिर आप उन टेक्निक्स की लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करोगे अगले सेक्शन में कि ये जो टेक्निक्स इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए प्रपोज की गई हैं उनमें ये लिमिटेशंस हैं। ये जो पहली टेक्निक है इसमें ये लिमिटेशन है, दूसरी टेक्निक में ये लिमिटेशन है। लेकिन फिर आप इस सेक्शन के एंड पे बताओगे कि जी इन प्रॉब्लम्स की टेक्निक्स के अंदर जो ये वाली टेक्निक है मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, या फिर आप उसको ज़्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दो कि ये प्रॉब्लम, ये जो टेक्निक है इसमें क्या मसला है, इस टेक्निक के अंदर क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। आप फॉर्मुलेट करोगे फिर इसके बाद अपनी प्रॉब्लम कि जी जो ये वाली प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक तो प्रपोज हुई, लेकिन इस टेक्निक में ये लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम इस सोल्यूशन के ज़रिए इस टेक्निक को इम्प्रूव करें तो क्या इफ़ेक्ट आएगा या क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वो आपकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो जाएगी।
प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के बाद आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाओगे। रिसर्च क्वेश्चंस बनाने के बाद आप अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाओगे। ये चैप्टर 1 का फ्लो है। इसके अलावा और भी हेडिंग्स हैं, रिसर्च स्कोप, रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद चैप्टर समरी, आप और भी चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन वो एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करती है कि वो उसको देखे ना देखे। ये वो चीज़ें हैं जो हर एग्जामिनर ने लाजमी देखनी है। ये जो साथ साथ है, मैं इनके नंबर ऑफ पेजेस बता देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ पेजेस इसके होने चाहिए। ओवर इंट्रोडक्शन आप अपना इंट्रोड्यूस करें, एरिया 1.5 पेज का काफ़ी है। ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स 1 पेज काफ़ी है। योर प्रॉब्लम कोर पेपर्स, इसके लिए आपका मेरे ख्याल में 2 सफ़े काफ़ी हैं। एग्जिस्टिंग टेक्निक्स के लिए आप 3 सफ़े कम से कम लगाएं। फिर लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक 2 पेजेस काफ़ी हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, आप जो अपनी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे वो 1 पेज की होगी। रिसर्च क्वेश्चन जो आप बनाएंगे वो आधे पेज का होगा। और फिर आप जो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो आधे पेज का होगा। फिर आपने अगर पेजेस का साइज़ बढ़ाना है तो आप चैप्टर्स की समरी भी डाल लें, और आप एम एंड ऑब्जेक्टिव, रिसर्च स्कोप और बाकी हेडिंग्स भी डाल लें। तो ये है फ्लो ऑफ द चैप्टर 1। ये आपने अगर विजुअली इसको समझ लिया है तो इस चीज़ को आपने, ये डायग्राम अपने चैप्टर 1 में नहीं डालनी, लेकिन आपको लिखते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आपने इस फ्लो के साथ अपने रीडर को लेकर चलना है। ये क्लास हमारे चैप्टर 1 का स्ट्रक्चर था। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इंशाल्लाह जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको हर चैप्टर का ना स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर दूँ कि चैप्टर 1 का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, चैप्टर 2 का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, चैप्टर 3 का ऐसा, तमाम चैप्टर्स का मैं आपको स्ट्रक्चर डिफाइन कर दूँ। अब इस स्ट्रक्चर में कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझसे पूछ लें। नो सर, क्लियर है। सर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का बताइएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे? सही। आपकी जो रिसर्च है ना वो है मास्टर्स की। मास्टर्स के अंदर रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक सफिशेंट है। अच्छा, आपने ऑब्जेक्टिव नहीं पहले देखना, आपने पहले देखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो ये कि जो ये एग्जिस्टिंग टेक्निक्स है ना वो इस तरीके से, क्योंकि उसने अपने पेपर में कहा कि इन तरीकों से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में बता सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम इस टेक्निक को इम्प्रूव करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ये आपकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट थी। इससे आपका रिसर्च क्वेश्चन भी बन गया, क्योंकि आपका रिसर्च क्वेश्चन एक है तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन तकरीबन सेम होंगे। जो लोग पीएचडी में हैं उनकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एक पैराग्राफ होती है, लेकिन उनके जो रिसर्च क्वेश्चन हैं वो 3 या 4 हो सकते हैं। रिसर्च क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये कहेगा कि अगर हम इस टेक्निक को इस तरीके से इम्प्रूव कर लें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कोई ऐसा मेथड या टेक्निक बनाएं जो उस एल्गोरिदम को, एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम को, आपने जो एक आइडिया प्रपोज किया है उसके मुताबिक इम्प्रूव करके चेक करे कि उसका आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पे क्या फ़र्क है। क्वेश्चन है वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या होगा अगर हम ये इस तरीके से इम्प्रूव करें इस टेक्निक को। अगर हम लेट्स सपोज जी टेम्परेचर मेजर करने के लिए अगर हम इंफ्रारेड को इस्तेमाल करें तो क्या होगा। और ऑब्जेक्टिव ये कि मैंने इंफ्रारेड से इम्प्लीमेंट करना है और मैंने एक्सपेरिमेंट करना है। ऑब्जेक्टिव कि आप किस तरह वो एग्जीक्यूट करने लगे हैं, आपका ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। और आपका क्वेश्चन ये कि अगर इस तरीके से ये काम किया जाए तो क्या होगा। ओके सर, थैंक यू। जी कोई और क्वेश्चन? अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो क्लास में सेशन एंड करता हूँ। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको और आपके घर वालों को। ये मुश्किल वक्त थैंक है यू। तो अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान करे। और जो मोमिन है वो उम्मीद नहीं हारता, तो आप जब दुआ करें बिल्कुल तो सर, आप मुझे और अपने बाकी क्लास वालों को ज़रूर याद रखिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।